नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय है वो है चांदी पहुंची चांद पर। हाँ जी, चांदी आसमान पर पहुंच गई है। मार्च के कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप भाव देखोगे तो 1,92,600 पे पहुंच गया है। और अगर चांदी को आप ऑल ओवर निकाल कर देखोगे कि ओपन मार्केट में क्या रेट चल रहा है तो 2 लाख के आसपास में चांदी पहुँच गई है। कई खबरें हैं फर्टिलाइज़र को लेकर के। संसद में भारत सरकार ने क्या कहा है, क्या होने जा रहा है फर्टिलाइज़र को लेकर के, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बाज़ार में क्या ये गिरावट थमेगी या बाज़ार अब 24,000 25,000 तक गिर सकता है। डेलीगेशन आया हुआ है, वो बात कहाँ तक पहुँची है, डीजीसीए ने क्या कहा है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और चीन और जापान का मामला और गर्म होता जा रहा है, वो भी विस्तार से समझ लेंगे। और क्या ये चांदी की जो डिमांड है ये बढ़ रही है, क्या चलती रहेगी, आखिर ये मामला दबने वाला है। सबसे पहले चलते हैं चांदी में। देखो, चांदी की जो बढ़त है ना, या चांदी के अंदर जो तेज़ी है ना, वो आ रही है पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री की डिमांड से। पहला एक ऐसा मेटल है चांदी जो कि ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और सोलर सेल में, इनमें चांदी का उपयोग होता है। इनमें चांदी का उपयोग होने के कारण पहली एक ऐसी ये धातु है जिसकी इंडस्ट्री मांग बढ़ती जा रही है। भाई अभी तक क्या था, चांदी बहुत पुरान काल से हमारे साथ में है, आदमियों के साथ में है। पहले क्या था, चांदी को एक आभूषण के रूप में देखते थे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का युग बढ़ा, एआई, डाटा सेंटर और जो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल लगने लगे, तो उसके अंदर चांदी की डिमांड बढ़ने लगी, इसकी इंडस्ट्री मांग बढ़ने लगी। जब इंडस्ट्री के अंदर मांग बढ़ने लगी, और पहले से ही पिछली बार आपने देखा कि भाई बरसात भी समय से पहले हुई, और ऑल ओवर जो ग्लोबल के अंदर मतलब चांदी का प्रोडक्शन है वो भी कम है। उस कारण से चांदी की डिमांड और सप्लाई हो रही है मिसमैच होने से पहली बार आपने देखा होगा कि जो तुम्हारा शिकागो के MCX में मतलब कुछ देर के लिए एक्सचेंज बंद हो गया था, तो एकदम से चांदी 1,52,000 से 1,72,000 पे पहुँच गई थी, 20,000 का जंप मारा था। मतलब ग्लोबल संकेत जो है ना, वो चांदी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। ग्लोबल जो डिमांड बढ़ रही है चांदी की, उस कारण से चांदी महंगी हो रही है। इंडस्ट्री के अंदर डिमांड बढ़ रही है, तुम्हारा ईवी में डिमांड बढ़ रही है, सोलर पैनल लगाई रहे हैं, सोलर में डिमांड बढ़ रही है, या तुम्हारा जो एआई डाटा सेंटर लग रहे हैं उसमें चांदी की भी मतलब इंडस्ट्री डिमांड बढ़ गई है इसकी, इस कारण से चांदी महंगी हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं फर्टिलाइज़र को लेकर के। मंगलवार में भारत सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो ये कहा है कि 1.9 लाख करोड़ रुपया सरकार सब्सिडी देती है फर्टिलाइज़र को लेकर के। और पिछले 5 से 6 सालों में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि फर्टिलाइज़र की सब्सिडी को कम से कम किया जा सके, लेकिन सब्सिडी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो अब भारत सरकार ने इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लेते हुए संसद में जानकारी दी है कि अब इसे डायरेक्ट लैंड होल्डिंग से जोड़ दिया जाएगा। मतलब आपके पास जितनी ज़मीन, उसी के हिसाब से आपको जो DAP होते हैं, NAP होती है, यूरिया होता है ना, या हाँ एक तो शायद DAP होता है और एक MOP होता है और एक NPK होता है, ये सब फर्टिलाइज़र की श्रेणी में आते हैं। तो आपके पास में जितनी ज़मीन है उसी के आधार पर आपको बैग मिलेंगे, मतलब बैग इन द सेंस कट्टे। जितने आपके पास ज़मीन है उतने ही कट्टे आपको सबसे फर्टिलाइज़र के मिलेंगे, मतलब डाई यूरिया और इनके NPK के मिलेंगे। कारण ये कि सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ एडिशनल बढ़ता जा रहा है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इसे कम से कम करो। जो सरकार का बजट था वो 1.9 लाख करोड़ रुपये का था, वो भी ओवर बजट हो गया। पिछली बार से इस बार फर्टिलाइज़र 41% बढ़ी है हम इंपोर्ट, क्योंकि फर्टिलाइज़र हमें इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से या तुम्हारा और दूसरी कंट्रियों से। आपने देखा होगा बीच में जो खाद है वो मिलने में दिक्कत आने लगी है। मालूम है, आप अगर किसान होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि खाद समय पे मिल नहीं रहा था, DAP नहीं मिल रहा था, गाड़ी आती थी पहले ही ख़त्म हो जाती थी। उसका कारण ये था कि जो हमारी फर्टिलाइज़र जो चाइना से आता था, जो उस पर चाइना ने रोक लगा रखी थी बिना किसी कारण के, मतलब रोक लगा रखी थी बिना किसी कारण के, तो पर्याप्त है नहीं। तो इस बार 41% मांग बढ़ गई, और सरकार की जो सब्सिडी का प्लान था कि भाई हम इस बार मतलब किसानों को सस्ते फर्टिलाइज़र देने के लिए कुछ पैसा अलग निकाल कर रखते हैं, जिसे सब्सिडी बोलते हैं। कंपनी अगर 100 रुपये का दे रही तो किसानों को 80 में देंगे, 20 रुपये कंपनी को ये सरकार अपनी जेब से देती है, उसे सब्सिडी कहते हैं।
समझे। अब हुआ क्या मामला, यहाँ समझो कि सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि हम इसे बहुत जल्दी हम इसे लैंड होल्डिंग से जोड़ने वाले हैं, कि जिसके पास जितने भी की ज़मीन होगी उसी के हिसाब से उसे डाई मिलेगी, यूरिया मिलेगा। उससे क्या होगा कि जो सब्सिडी की मांग है ना वो कम हो जाएगी। मतलब सरकार ऐसा चाहती है कि इस पर लगाम लगाई जा सके। अभी आप कितने भी कट्टे ले सकते हो, जितने मर्जी आए, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, लेकिन जब आपका इसको ज़मीन होल्डिंग से जोड़ दिया जाएगा, तो अगर आप सपोज करो कोई खेती है नहीं तुम्हारा, तुम ठेके पर ज़मीन लेके बो रहे हो, तो आपको डाई नहीं मिलेगी। डाई केवल उसी को मिलेगी जिसके नाम पर ज़मीन होगी। समझ में आई। लैंड होल्डिंग से जोड़ने का प्रोग्राम सरकार का ये है। क्यों है, उसके पीछे का फैक्ट ये है कि सरकार को 1,09,000 करोड़ रुपया एडिशनल बर्डन पड़ रहा है। सरकार चाह रही थी इसे कम करना 5 सालों से लगातार, लेकिन इस बार जो फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट है वो 41% से बढ़ गया है। सरकार भारी परेशान में है कि अब होगा क्या। ये मुद्दा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारी डील कहाँ तक पहुँची, जो डेलीगेशन आया हुआ है उस मामले पे कुछ हुआ या नहीं हुआ। देखो क्या है, जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने अभी बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ में जो हमारी डील है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रही है। मतलब हो जाएगी, लगभग जाते से ही साइन हो जाएंगे, सब टैरिफ ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डील में जो 25% हम पे एडिशनल टैरिफ लगाया था, हम रूस से तेल खरीदते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उस टैरिफ को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन साथ में ओमान, न्यूजीलैंड और जो बड़े बड़े देश हैं ना, उनके साथ में हमारा FTA हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये कहा है कि इटली, ओमान, न्यूजीलैंड और मतलब ब्रिटेन, बड़े बड़े जो देश हैं उनके साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग अंतिम चरण में है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का फ़ायदा क्या रहता है भाई, आप हमसे हम ट्रेड करेंगे तो आप हम पे कोई टैरिफ नहीं लगाना, हम आपके पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। और अमेरिका का भी लगभग जो डेलीगेशन आया है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि भाई पॉजिटिव वे में चल रहा है। ज़्यादातर शर्तों को तो भारत मान ही चुका है अमेरिका की, ऐसी कोई शर्त खासी नहीं बची हैं। बस मुद्दा फंसा है तो कहाँ फंसा है कि जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर, एग्रीकल्चर की जो उनकी मक्का है, उस मक्का को तो लेने के लिए भारत ने बोल ही दिया है कि चलो भाई तुम हमारी जो तुम्हारी मक्का है ना वो आप हमें दे दो। उसके पीछे सरकार का मंशा ऐसी है कि सरकार उस मक्का से एथेनॉल बना लेगी और उस एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाएगी, तो उससे आम जीवन जो है ना, मतलब हम आप लोगों के हमारे पेट में डायरेक्ट तो जा नहीं रहा, पेट्रोल में मिलेगा, पेट्रोल हवा में उड़ जाएगा जल के, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हो क्या रहा था, कुछ शर्तें ऐसी थी जिसे भारत मानने के लिए तैयार नहीं था अमेरिका की, लेकिन अब लगभग ज़्यादातर शर्तों को लेकर के भारत भी तैयार हो गया है। और हर तरह से अमेरिका ने भी रास्ता कसी कस से देख लिया और भारत ने भी देख लिया। तू मेरे से कम नहीं और मैं तेरे से कम नहीं, दोनों ने सींग इलझ के देख लिए। दोनों को पता चल गया है कि बिगड़ना इसका भी कुछ नहीं है और बिगड़ना उसका भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि देखो भारत पहले से ही बड़े कंजप्शन का बाजार है। भारत में थोड़ा सा जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है ना वो ज़रूर प्रभावित हुई है ज़्यादातर, क्योंकि अमेरिका का बिना भारत के काम नहीं चलना है। क्योंकि अगर अमेरिका भारत को साइड करके 100% चाइना के ऊपर निर्भर हो जाता है ना, तो चाइना को अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना JD वेंस, वो बोल चुके हैं डीमक, ऐसा चाइना को बोलते हैं JD वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, कि चाइना डीमक है, खा जाएगा अमेरिका को। तो अमेरिका की मजबूरी है कि भारत को साथ लेकर चलना, क्योंकि अगर इतने बड़े बाज़ार को अमेरिका एक ही पल में तोड़ दे, वो तो उसकी नस्ल में है नहीं। क्योंकि हर आदमी प्रॉफिट के लिए धंधा करता है और अमेरिका को भारत में प्रॉफिट दिखता है। सबसे ज़्यादा अगर आईफोन देखोगे तो अमेरिका के यहीं बिकते हैं, सबसे ज़्यादा गूगल यहीं चलता है, सबसे ज़्यादा जो तुम्हारे उसका ट्विटर फेसबुक यहीं चलता है, व्हाट्सअप यहीं चलता है। लगभग आप अंदाजा मानोगे 1,00,000 करोड़ रुपये आप इन पूरे प्लेटफॉर्म को आप निकाल कर देखोगे तो वहाँ जाता है। मेरी कोई पुरानी वीडियो है, मैंने बताया है, उसमें आप देखना कि व्हाट्सअप पर साल कितने रुपये भारत से कमाता है, गूगल या तुम्हारा यूट्यूब कितने कमाता है। तो इतना बड़ा बाज़ार अमेरिका छोड़ेगा नहीं, इसीलिए डील तो होनी है, ये तो तय है। इतना ज़रूर है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, 15% पे हो जाएगी बात, ऐसा नहीं है। बट ये है कि जो बातें लगभग हमारी पहली बिगड़ी हैं, हमारे जो पहले रोग हैं कि यार तुम अब तो रूस से तेल नहीं खरीद रहे, हमने कोई डिफेंस डील भी नहीं करी, तो वे लगभग सहमत हो सकते हैं यार चलो ठीक है। आप समझ लेते हैं, देखो कल शेयर बाज़ार में कैसा मूवमेंट रहेगा।
कल, क्योंकि आज देर रात आने वाले हैं फेड बैंक के जो रेपो रेट को लेकर के ब्याज दरों के ऊपर फैसला आने वाला है फेड बैंक का। और ऐसा अमेरिका के लोग अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि इस बार फेडरल बैंक 25% का रेट कट जरूर करेगा। और अगर फेड बैंक 25% का रेट कट करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो बॉन्ड यील्ड है वो गिरेगी, बॉन्ड यील्ड गिरेगी, या उनका जो डॉलर इंडेक्स है वो डॉलर कमज़ोर होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो FII हैं वो भारत का रुख करेंगे। मतलब भारत में FII के लौटने के पीछे अमेरिका का ब्याज दरों में कमी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्यों है वो मैं भी आपको अपने RBI के माध्यम से समझाऊंगा तो आप समझोगे। तो हम कल बाज़ार का जो रिएक्शन होगा वो हमारा होगा फेडरल बैंक के नियम के ऊपर, क्योंकि आज देर रात को उनके फैसले आने हैं और कल हम सुबह उठ कर देखेंगे। अगर उन्होंने रेट कट कर दिया 25 बेसिस पॉइंट का तो थोड़ा सा संभल जाएंगे, और अगर रेट कट नहीं करा तो हो सकता है कि हम यहाँ से भी मतलब गैप डाउन भी ओपन हो जाएँ। ऐसा कोई बहुत जल्दी वो नहीं है कि हम गैप अप ही होंगे। बाज़ार के मूवमेंट को समझ लेते हैं। देखो बाज़ार अभी ना लेवल जो है ना वो कमज़ोरी वाला है, क्योंकि 25,758 पर जो निफ्टी बंद हुआ है ना वो 25,840 के नीचे है, तो कमज़ोरी बनी हुई है और अभी भी कमज़ोरी है बाज़ार के अंदर, मजबूती ना मानो आप। ये ज़रूर है कि आपको इंडिविजुअल जो स्टॉक है ना उनके अंदर मूवमेंट दिख रहा होगा, लेकिन कहीं भी अगर पूरे इंडेक्सों को निकाल के देखोगे तो बाज़ार में तेज़ी नहीं है। बाज़ार ऊपर से धीरे धीरे सिलप हो रहा है नीचे की तरफ। कारण ये है कि भाई अभी जो 2-3 चीज़ें हैं ना, हमारी FII ने आज भी माल बेचा है 1600 कुछ करोड़ रुपए का, 1658 करोड़ के आसपास आज भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने माल बेचा है। और 73वें दिन आज भी DII ने माल खरीदा है, लगभग ये मान के चलो 3300 करोड़ रुपये का माल DII ने खरीदा है। तो बाज़ार को जो संभाल रखा है ये हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने संभाल रखा है, क्योंकि अगर एक भी दिन DII ने माल बेच दिया ना, और FII तो बेच ही रही है और DII ने बेच दिया, तो रिटेल निवेशकों की मार्क टू मार्जिन में इतनी पोजीशन कटेगी, मैं कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा ऑटोमेटिक पोजीशन निकाल के भाग जाएंगे, बेचो, क्योंकि घबरा जाता ना रिटेल निवेशक, पैनिक कर जाता। बाजार जो थोड़ा अगर समझो ना 1600 करोड़ का FII ने बेचा, 3500 करोड़ का DII ने खरीदा, मतलब जितना FII ने बेचा उससे ज़्यादा तो DII खरीद रही है रोज़। उसके बाद भी बाज़ार में आपको देख रहे होंगे कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वो नीचे आ रहे हैं। पोर्टफोलियो आपका बता रहा है कि मैं कम से कम टॉप से 30 या 40% नीचे है, और लोग बोल रहे हैं कि लाइफ हाई बन रहा है, कुछ भी नहीं। RBI गवर्नर ने अभी एक मामला हुआ है, RBI गवर्नर ने सभी बैंकों को लताड़ लगाई है, और लताड़ लगाते हुए बड़े प्रेम भरे लफ्ज़ों में कहा है कि अपने बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त करो, और जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखो कस्टमरों के लिए, जिससे जो हमारा जो आपको ब्याज दरों में कमी की गई है उस ब्याज दरों से डायरेक्ट जनता को फ़ायदा मिले। हो क्या रहा है कि बैंक जो हैं वो रेपो रेट में बदलाव होने के बाद भी जनता को कर्ज सस्ता नहीं कर रहे हैं, ना ही FD में रेट कट कर रहे हैं, मतलब ना FD के दर घटा रहे हैं ना ही लोन की दर घटा रहे हैं। कारण ये है कि बैंकों के जो मतलब कासा रेशियो है ना वो गड़बड़ चल रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट में जो कासा रेशियो होता है ना, कासा रेशियो इन द सेंस कि करंट अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट जो होता है ना, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेशियो, वो थोड़ा मिसमैच चल रहा है। कारण ये है, आप बात को समझो पूरी, कि बैंकों के NIM घट रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और RBI ने ब्याज दरों में कमी इस वजह से करी थी जिससे RBI की जो बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े सरकारी फर्म है ना, उन्हें सस्ती दरों पर लोन मिल सके। इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आप जोड़ के देखोगे तो मैं अभी एक बॉन्ड मार्केट में एक होने वाली गतिविधि के ऊपर आपको बताऊंगा कि बॉन्ड मार्केट में हलचल हुई है, वो उसका डायरेक्ट इससे लेना देना है। RBI गवर्नर ने कहा है कि भाई ब्याज दरों में कमी करो जिससे आम जनता को इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिले। और बैंकों का कहना ये है कि हम ब्याज दरों में कमी इसलिए नहीं कर सकते कि जो NIM है ना, हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो बैंकों ने पुरानी रेट में मान लो 7-8% में ब्याज FD कर ली तो उसे 8 पे देना, भले ही आज 5 चल रहा है रेट, 8 पे मान लो उनने FD कर ली तो 8 का रेट उसे अब कंटिन्यू देना है। बैंकों में ये नियम होता है कि अगर बैंक ने RBI ने रेट कट कर दिया और आज का रेट बैंक का FD का 7.5% है, आपने आज FD कर दी 5 साल के लिए, तो आपकी 7.5% पे रहेगी। अब जब बैंक का रेट कट होगा तो वो जब नई FDओ की दर लागू होगी तब वो नियम लागू होगा।
अब पीएफसी पे आ जाते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पीएफसी ने 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करे 7.1% की बॉन्ड यील्ड पे। उसके लिए निवेशकों ने उससे जो चार्ज मांगा कि 7.17% आप हमें चार्ज करो, इसको मना कर दिया पीएफसी ने। आरबीआई क्या चाह रही थी कि हम सस्ता कर्ज करके, जिससे जो बॉन्ड यील्ड है, क्योंकि अगर कर्ज सस्ता होगा तो बॉन्ड यील्ड भी तो सस्ती होगी, कि भाई वहाँ नहीं रख रहे तो बॉन्ड में निवेश करते। लेकिन जब ए ग्रेड की जो कंपनी है, जो कि पीएफसी आरएसी ये जो कंपनी है ये ए ग्रेड में आती है, मतलब ये रिस्क फ्री है। भाई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट कहीं नहीं भागने वाली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी भाग गई तो ये पैसा कांग्रेस नहीं देगी। सरकार किसी की भी रहे, अगर जो बॉन्ड खरीदते हैं उन बॉन्ड की बाध्यताएं सब पर लागू होती है। ये नहीं सोचो आप कि यार अगर भाजपा के राज में हमने कोई बॉन्ड खरीदा, कांग्रेस के राज में वो बॉन्ड देने को मना कर दी, बोले मैं पैसे नहीं देती, ऐसा नहीं होता। बॉन्ड चाहे आप कभी भी खरीदो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट जो भी दे होगी उसे वो गवर्नमेंट को बाध्य होती है देने के लिए, ठीक है। इसलिए लोड नहीं है। सरकार ने रेपो रेट में जो बदलाव किया था वो इसी वजह से किया था कि जो जैसे एनएचआई है या बड़ी बड़ी जो जैसे रोड बनाने, ब्रिज बनाने, उन्हें अगर बैंकों से लोन सस्ते दरों में चाहिए या बॉन्ड मार्केट से सस्ते दरों में चाहिए तो तभी तो मिल पाएगा जब बैंक का ब्याज तुम्हारे ब्याज से कम होगा। नहीं समझे? एक बार और समझो। बॉन्ड पे जो मिलने वाला ब्याज है वो है 7%, ठीक है, 10 साल के लिए 7%। और बैंक में जो एफडी पे ब्याज मिल रहा है 7 साल के लिए वो मिल रहा है 8%। तो मैं पैसा बैंक में रखूँगा कि बॉन्ड पे रखूँगा? भाई जाहिर सी बात है मैं बैंक में रखूँगा। बैंक मुझे 1 करोड़ रुपये 8 लाख रुपए दे रहा है 1 साल के, और बॉन्ड मुझे 1 करोड़ पर 7 लाख दे रहा है 1 साल के, तो मैं बॉन्ड क्यों खरीदूँगा? भाई पीएफसी या आरएसी या जितनी भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाली जो बॉन्ड जारी करती हैं इनकी कंपनियां हैं, तो उसके लिए सरकार को आरबीआई के द्वारा बैंकों की जो ब्याज दरें हैं उनमें कमी करनी पड़ी। अब ऐसा समझो कि बैंक कितने पे दे रहा है? बैंक आपको ब्याज दे रहा है 6% पे, कि मैं आपको ब्याज अगर 1 करोड़ रुपए रखोगे तो मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगा। बॉन्ड कह रहा है भाई मैं दूंगा आपको 7 लाख रुपए, और सेफ है दोनों जगह, तो आप बॉन्ड में निवेश करोगे। तो जिस पर्पज से सरकार ने आरबीआई के रेपो रेट में बदलाव किया था वो अभी बिल्कुल मतलब धरातल पे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जस्ट 1 मिनट साथियों। तो जिस पर्पज से आरबीआई ने रेट कट करा था, एक फ़ोन आ गया था, वो पर्पस आरबीआई का हो नहीं पाया। अब जो पीएफसी है उनके बॉन्ड वापस आ गए क्योंकि निवेशक ज़्यादा मांग रहे थे, वो देने के लिए मना कर रहे थे। तो अभी आरबीआई ने बैंकों को भी लताड़ लगाई है प्यारे से मीठी मीठी लफ्ज़ों में कि यार सस्ता कर लो, एक जिससे आम जनता को फ़ायदा हो जाए। तुम तो लोन ही सस्ता नहीं कर रहे, जो है ये आम जनता के पास में जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हो नहीं पा रही, मतलब कर्ज सस्ता नहीं हो पा रहा। अब समझ लेते डीजीसीए के द्वारा इंडिगो के ऊपर लिया जाने वाला सबसे बड़ा एक्शन। हाँ जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई क्या की गई है? कार्रवाई में 2 टीमों का गठन कर दिया है। अब कॉरपोरेट दफ्तरों में 2 टीम बैठेंगी। एक टीम तो इंडिगो के आंतरिक गतिविधियों के ऊपर नज़र रखेगी, और एक टीम जो है वो इंडिगो बाहर से जो भी कुछ काम हो रहा है ना उसके ऊपर नज़र रखेगी। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी भी कॉरपोरेट दफ्तर में जो रेगुलेटरी है उस रेगुलेटरी के 2 टीमों बैठी हैं, पर्टिकुलर उसके काम को मॉनिटर कर रही हैं। इससे क्या होगा? फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? फ़ायदा इससे ये है कि जो मतलब रियल चीज़ है ना वो आएगी कि भाई जो पायलट हैं उनको कितना आराम दे रही हैं, किस पायलट से कितने घंटे विमान उड़वा रहे हैं, किस किस पायलट को दिक्कत है, किसको दुख है, किसको अपनी बात कह पा रहा है, कोई नहीं कह पा रहा है। और इनकी जो प्राइसिंग पावर है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब डीजीसीए ने ये भी कहा है कि अब ना 30% एक जहाँ पे इनकी मोनोपोली थी ना वहाँ पे 30% किसी दूसरे को दी जाएगी। मतलब इनकी ज़्यादातर मोनोपोली नहीं रहेगी। माने ऐसा समझो, अगर इनकी दिल्ली से लखनऊ के लिए केवल इन्हीं की फ़्लाइट उड़ती हैं तो ये वहाँ क्या करते थे, वहाँ पे ये अपनी फ़्लाइटों के जो प्राइस है ना वो बढ़ा देते थे, क्योंकि मालूम है कि इंडिगो की फ़्लाइट है और दूसरी कोई फ़्लाइट ही नहीं है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्या कहा है कि भाई एक काम करो, यहाँ किसी दूसरे का भी रखो एंट्री, तुम जैसे तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम तो मालिक बने बैठे हो,
कल ने जो हमने कह दिया 10,000 रुपये प्राइस है, भले ही वहाँ 3,000 का प्राइस है, बोला नहीं, इसकी प्राइसिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब अपनी मनमर्जी के जो रेट थे वे ख़त्म हो जाएंगे, मनमर्जी के लगा नहीं पाएंगे, और रियल चीज़ क्या है वो सामने आएगी। और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई भी रेगुलेटरी बैठ रही है जा कर के किसी भी कॉरपोरेट दफ्तर में। अकेले कॉरपोरेट दफ्तर में बैठने से नहीं होता कि यार बैठ गए तो क्या हो गया, भाई इनके इंटरनली मामलों पे भी नज़र रख रही है और जो बाहरी गतिविधि हो रही हैं उन पे भी नज़र रख रही हैं। तो हो सकता है कुछ और भी अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर आएँ, और जैसे जैसे बाहर आती रहेंगी वैसे वैसे इनके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी। ऐसा भी अंदेशा ही लगाए जा सकते हैं कि लगभग 28 से 30,000 करोड़ रुपया, या मतलब 10,000 करोड़ मोटा मोटी पकड़ लें, DGCN के ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। क्यों? उसके पीछे का कारण है कि जिस हिसाब से खामियां पाई जा रही हैं वो खामियां माफ़ी के लायक तो नहीं है। जिस हिसाब से गलतियां पाई जा रही है वो गलतियां माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि जनता को डायरेक्ट प्रभाव में लेकर DGCA को झुकाया है इन्होंने। क्योंकि क्या किया, जब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने इनको समय दिया तो इन्होंने उस समय पे खड़े नहीं उतरे और जनता को आगे ले आए। जनता ने हल्ला मचाया तो DGCA को झुकना पड़ा, और DGCA ने इन्हें टाइम दे दिया और कि चलो ठीक है। अभी आज रात कोई, मतलब अभी शायद वहाँ पर मीटिंग चल रही होगी, जो इनके इंडिगो के जो CEO हैं और जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उन सब की क्लास लगी होगी कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हें क्यों, हो सकता है सस्पेंड भी किया जा सके, सज़ा भी मिल सकती है, क्योंकि इसमें बहुत घोषणा निकलेगी। अभी ऐसा नहीं है सोच लो इतना साफ़ सुथरा है, साफ़ सुथरा अभी केवल कंटिन्यू किया जा रहा है, कंटिन्यूसली किया जा रहा है। आम जनता को नुकसान ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो। जब रेगुलेशन मतलब रेगुलेट में आ जाएगा ना, तब जब पीछे से कार्रवाई होती रहेंगी, जब इनको फर्रे चिपकाए जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो होने वाला है कुछ ना कुछ बड़ा। वीडियो क्या, मैं रोज़ सोचता हूँ छोटी बनाऊँ, पर वीडियो लंबी बन जाती, कोई बात नहीं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है ना, तो आप वित्तीय सलाहकार के बिना मत जाना। शेयर मार्केट दोधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, नुकसान कर लोगे। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आपका वित्तीय सलाहकार सही है तो बचा लेगा, पर लेकिन अगर अब पान के ठेले पे खड़े थे, उन्होंने बोला फलाना आदमी करोड़पति बन गया, अरे तुम भी चले ले, और नंगी तलवार घुमा रहे, पता चले अपने लग गई। क्योंकि सावधानी सतर्कता है भाई साहब, सावधान रहें, सतर्क रहें, जो भी कुछ करें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। अगर आपको शेर खान की 60 डीमैट अकाउंट खोलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।